हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। मैं ब्रत कुमार आपके लिए लेके आया हूँ फिफ्थ यूनिट। जो लास्ट यूनिट है वो इम्पोर्टेंट यूनिट है बीए सेकंड ईयर वालों के लिए। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं पेपर 2 के अंतर्गत। मतलब फर्स्ट पेपर ये समाप्त होगा, फिर पेपर 2 होगा। तो अब ये जो फर्स्ट पेपर है ना, उसका ये फिफ्थ यूनिट है, लास्ट यूनिट है। और इसमें आज हम शुरू कर रहे हैं अमेरिका की संघीय न्यायपालिका के बारे में। अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है उसमें न्यायपालिका के अंतर्गत देखेंगे। तो जैसे कि अगर आपको पता हो तो हमने अब तक है वो इन ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चीन, इन सभी देशों के मोस्ट ऑफ संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका हमने समझ ली है। अब न्यायपालिका की बारी आई है, तो शुरू करेंगे हम अमेरिका की न्यायपालिका के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अमेरिका में क्या शासन व्यवस्था है? अध्यक्षात्मक, ठीक है ना, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। और अगर कहा जाए तो यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है ना। तो एकात्मक और संघात्मक होता है। तो अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है और यहाँ पर होता है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो ये अमेरिका में। अब देखिए, मैं यहाँ पे सीधे तौर पे ये बताऊंगा कि अमेरिका की न्यायपालिका किस प्रकार की है, क्या है। देखिए, हमारी जो भारत की जो न्यायपालिका ना, वो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब एक ही सिस्टम है कि भाई जिला न्यायालय हुआ, उच्च न्यायालय हुआ, उच्चतम न्यायालय हुआ, अलग अलग नहीं है, वो पूरा एक ही लाइन फॉर्मेट का है। लेकिन बात करें अमेरिका की, थोड़ा अलग है वहां पर। अलग क्यों? क्योंकि एक न्यायालय तो वो है जो देश में व्यवस्था का काम करते हैं और उनके संसद के अकॉर्डिंग चलते हैं, और दूसरे न्यायालय कौन से है? दूसरे न्यायालय वो है जो हमारी तरह काम करते हैं, यानी संविधान और न्याय का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका की न्यायपालिका के बारे में बिल्कुल इंपोर्टेंट चीजें आपको जानना जरूरी है। और अमेरिका की ही न्यायपालिका की विशेषता भारतीय संविधान के अंदर भी मौजूद है, पाई जाती है न्यायिक पुनरावलोकन। तो फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यस, बिल्कुल, आप सभी जो देख रहे हैं क्लास को जरूर लाइक करें, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका संगठन, ठीक है। संगठन के बारे में बात करें तो अभी हमने बताया था कि अमेरिका में संघीय न्यायपालिका है। अब इसमें संघीय न्यायपालिका में दो प्रकार की न्यायालय होते हैं, ठीक है। मैं दो प्रकार के न्यायालयों को यहाँ पर पूरा पूरा डिटेल से समझाना चाहूंगा, ताकि आपके एग्जाम के लिए आप पूरी तैयारी कर सके। तो मैं ऐसा करता हूँ, बोर्ड को दो भागों में डिवाइड कर लेता हूँ, फिर आपको आराम से समझा भी दूंगा, ठीक है। अमेरिका की अब बात करें, दोनों के संगठन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक तो है व्यवस्थापक न्यायालय। तो दो प्रकार के न्यायालय होते हैं। संघीय न्यायालय यहाँ पर बात करें तो दो प्रकार है। क्या है? दो प्रकार है, ठीक है। एक तो होते हैं व्यवस्थापक। एक तो अमेरिका में कौन से न्यायालय है? व्यवस्थापक न्यायालय है, ठीक है। और जो दूसरे न्यायालय है वो है संवैधानिक न्यायालय। संवैधानिक न्यायालय, ठीक है। तो अमेरिका में दो प्रकार के न्यायालय। अब देखो, इन दोनों के बारे में मैं आपको विद इन डिटेल बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो व्यवस्थापक न्यायालय है, वे हम बात करें तो इनके जो संविधान की तीसरी धारा है ना, उसके अधिकार, उसके तहत इसकी स्थापना नहीं होती है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। बल्कि ये नोट करना, यानी जो संवैधानिक न्यायालय है उसकी स्थापना तो अमेरिका के संविधान की धारा 3 के तहत हुई है इनकी। लेकिन इस व्यवस्थापक न्यायालय की जो स्थापना है ना, इसके अमेरिका के संविधान की धारा 3 के अकॉर्डिंग नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस के, यहाँ जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो इसलिए लिखना है कि बल्कि कांग्रेस के द्वारा अपनी विधायी शक्तियों के अंदर, बल्कि कांग्रेस के द्वारा अपनी विधायी
शक्तियों के अंतर्गत, विधायी शक्ति का मतलब होता है कानून निर्माण शक्ति। विधायी का मतलब क्या होता है? कानून निर्माण शक्ति के बारे में बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कानून निर्माण की शक्तियों के तहत इसकी स्थापना हुई है, तो वो मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ। तो अंतर्गत की गई है, ठीक है। इन थोड़ा कहीं कम ज्यादा हो रहा है, बट आप ये समझ लीजिएगा जो हमारा समझाना इंटेंशन है वो। अब यहाँ पर बात करें तो ये न्यायालय न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इनको किसके तहत? कांग्रेस के द्वारा अपनी विधायी शक्तियों के अंतर्गत इनकी स्थापना हुई, यानी कांग्रेस यानी सरकारी कामकाज के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये न्यायालय न्यायिक कार्य नहीं करते। ये न्यायालय न्यायिक शक्ति का उपयोग नहीं करते, न्यायिक शक्ति का उपयोग नहीं करते, वरन इसका कार्य कांग्रेस द्वारा, वरन इनका कार्य कांग्रेस द्वारा। इनका कार्य क्या है कि जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस जो कानून बनाती है उनके क्रियान्वयन में प्रशासन की सहायता करना, कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन में सहायता करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको चीज समझ में आ चुकी होगी कि अमेरिका में दो प्रकार के न्यायालय हैं, एक तो व्यवस्थापक न्यायालय है, दूसरे संवैधानिक। व्यवस्थापक न्यायालय क्या है? उनको व्यवस्था करने का काम है, और उनको अमेरिका के संविधान की धारा 3 के तहत स्थापित नहीं किया गया। इनकी स्थापना कांग्रेस के द्वारा अपने विधायी पावर के तहत, कांग्रेस मतलब संसद, को संसद के द्वारा अपने विधायी पावर के तहत व्यवस्थापक न्यायालय की स्थापना की गई है। और ये जो व्यवस्थापक न्यायालय होते हैं ना, इनका काम न्याय शक्ति का प्रयोग करना नहीं है। इनका काम है कि जब कांग्रेस कोई कानून बनाती है या कानून बनाती है कांग्रेस, तो उस बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करने में सहायता करना, यानी कांग्रेस के कानूनों को आगे अप्लाई करवाने में सपोर्ट करना, बस ये काम होता है इनका। समझ में आ गया? और आप ये समझ जाइएगा, जैसे मैं बात करूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका का कस्टम न्यायालय, जो कस्टम न्यायालय है ना, वो धन जो होता है ना, यानी पैसा, वो उस पैसे के आय व्यय और कर वसूली के ऊपर ध्यान देता है। तो इस प्रकार से कस्टम कानून है या कस्टम न्यायालय है, वो इसी कैटेगरी में आता है। दूसरा में अगर आपको बात करूं संवैधानिक न्यायालय, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार के न्यायालयों की स्थापना संविधान की धारा 3 के अंतर्गत की गई है, यानी संवैधानिक न्यायालय की स्थापना संविधान, अमेरिका के संविधान में ही धारा 3 के तहत कहा गया है कि संवैधानिक न्यायालय होंगे। और संवैधानिक जो न्यायालय है ना, संवैधानिक न्यायालय का ढांचा त्रिस्तरीय है। संवैधानिक न्यायालयों का ढांचा त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? जैसे हमारी यहाँ पर बात करें, जिला न्यायालय है, फिर राज्य न्यायालय होता है, फिर उच्चतम न्यायालय होता है, उस प्रकार से होता है। बट यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। तो मैं आपको अब देखो, ये तो हो गया, सिंपल समझ में आ गया, इतना ही है ये व्यवस्थापक न्यायालय। हमने मेन मोटा मोटा जो हमें पढ़ना है ना, वो संवैधानिक न्यायालय को ही पढ़ना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, क्योंकि अब पूरा हमें इसी को ही समझना है, पूरा इसी को समझना है। लेकिन हम बता देते हैं 3 स्तर के न्यायालय कौन से, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, तब तक आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे नीचे स्तर पर। देखिए, हम ऐसा करते हैं, सबसे टॉप वाला जो न्यायालय है, सबसे सर्वोच्च न्यायालय जो अमेरिका का है ना, वो पहले मैं लिख लेता हूँ। उसको हम यहाँ पर कहेंगे राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है, इसको हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। उसके नीचे होता है
अपीलीय न्यायालय, और उसके नीचे होते हैं जिलों के अंतर्गत जिला न्यायालय। क्या होते हैं? जिला न्यायालय। इस प्रकार से अमेरिका में संवैधानिक न्यायालय का त्रिस्तरीय ढांचा मौजूद है। तो अब मैं सीधा इसी को फोकस करूंगा, यहाँ पर पूरे बोर्ड में इन्हीं को समझाने वाला हूँ। तो फिर ये मिटा देता हूँ और ये भी मिटा देता हूँ क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यस, तो अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, तब तक आप रेडी हो जाइए पूरे को अच्छे से समझने के लिए। तो हम क्या शुरू करेंगे? हम पहले से शुरू करेंगे। पहले मैं आपको जिला न्यायालय पढ़ाऊंगा, फिर अपीलीय न्यायालय पढ़ाऊंगा और इसके बाद संवैधानिक न्यायालय, ठीक है। तो इस प्रकार से हम न्यायालय को पढ़ते जाएंगे और आपके लिए कोई डाउट है, वो कंफ्यूजन डाउट जो भी होंगे ना, उस डाउट को मैं सॉल्व करवाता जाऊंगा ताकि आपको इजी रहे समझने में, पढ़ने में इजी रहे। ओके, और यस, क्लास आपके लिए पूरी मेहनत से लाई जा रही है, ठीक है ना। हम अपना समय निकाल के आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं, तो आपको भी क्लास को लाइक शेयर करना तो बनता है, तो कर लीजिएगा विदाउट कहने के भी, मतलब कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अब संवैधानिक न्यायालय के संगठन की बात करते हैं। मैं किस न्यायालय के बारे में बात करूंगा अब? संवैधानिक न्यायालय की। तो संवैधानिक न्यायालय का जो पहला स्तर है ना, फर्स्ट, वो है जिला न्यायालय, ठीक है ना। सबसे नीचे स्तर का हम कह सकते हैं जिला न्यायालय। अब इसके अंतर्गत नोट करना आपको, सबसे निचले स्तर का न्यायालय है ये, ठीक है ना। यानी सबसे डाउन कैटेगरी का है, क्योंकि जिला न्यायालय, इसके ऊपर तो अपीलीय न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय आता है, तो ये ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं, इस प्रकार के न्यायालय अमेरिका में टोटल 88 है। अमेरिका में कितने न्यायालय? 88 न्यायालय। मेरे कहने का मतलब है कि अमेरिका में इस प्रकार की 88 न्यायालय है। इसका मतलब ये भी हम मान सकते हैं कि कम से कम एक न्यायालय प्रति जिले में अवश्य होना चाहिए। तो इसी नियम के तहत ये चलता है, ठीक है, कि कम से कम हर जिले में एक न्यायालय हो। अब आगे नोट करवाता हूं कि साधारणतः प्रत्येक जिले में अगर बात करें तो इस प्रकार का एक न्यायालय होता है, लेकिन एक और ध्यान रखना कि जनसंख्या की दृष्टि से विशाल राज्य है तो उनमें एक से ज्यादा न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। तो यहां पर ये भी नोट करना, अगर किसी जिले में जनसंख्या अधिकतम है तो एक से अधिक जिला न्यायालय हो सकते हैं। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो एक ही जिले में 2 न्यायालय भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, तो एक जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है ना, वो कार्य क्षेत्र को देखकर डिसाइड की जाती है। न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है ना, कि भाई जिला न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो जिले में कार्य व्यवस्था के अनुसार, मतलब एक जिला न्यायालय है, उसमें अगर काम ज्यादा आ रहे हैं, न्याय से संबंधित काम ज्यादा है तो ज्यादा न्यायालय होंगे, मतलब ज्यादा न्यायाधीश होंगे, और कम है तो कम है। यानी न्यायिक कार्य को देखकर जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या फिक्स की जाती है, ठीक है ना। न्यायिक कार्य के अनुसार
न्यायाधीश होंगे, लेकिन एक जिला न्यायालय में अधिकतम 16 न्यायाधीश हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, आगे बात करें तो 1 से लेकर 16 तक न्यायालय इसमें हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार से कार्य क्षेत्रों में भी ये काम कर सकते हैं। अब बात करें कि इनके पास पावर क्या है, क्षेत्राधिकार की बात करें कि भाई ये इनके पास क्या पावर होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के न्यायालय ना, तो पहला नोट कर लीजिए सबसे जरूरी कि ये प्रारंभिक क्षेत्र ही इनको प्राप्त, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। क्या कहेंगे हम, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब एक जिले के अंदर कोई भी सीधा विवाद होगा ना, सीधा जिले न्यायालय में आएगा, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो एक जिले न्यायालय के अंदर मारपीट, चोरी यानी दीवानी फौजदारी टाइप के मामले होंगे तो सीधे ऑन द स्पॉट जिला न्यायालय में आएंगे, यानी प्रायोरिटी देना। तो जिला न्यायालय के अंतर्गत जो भी विवाद है वो पहले जिला न्यायालय में आएंगे। मतलब एक जिले के अंदर जो झगड़े, मारपीट, पैसे या दीवानी फौजदारी तरह के कोई विवाद होता है तो वो जिला न्यायालय के पास जाएगा। तो ये हो गया उसका प्राथमिक अधिकार कि पहली प्रायोरिटी यही है कि वो जिले के अंदर होने वाले विवादों को निपटारा करे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब इसमें नोट कर लीजिए, जो समझा देता हूं, ठीक है ना, कि अपील सुनने का अधिकार इसे नहीं है, क्योंकि ये प्रारंभिक जो विवाद है ना, यानी पहली दफा जो विवाद है वो यहीं पे आता है। तो अपील तो किसकी सुनी जाती है, अपील उनकी सुनी जाती है जिसके पहले ही निर्णय लिया गया है और उसको वो संतुष्ट नहीं है तो वो दूसरे अदालत से अपील लेके आता है। जैसे इसके अंडर में अगर कोई न्यायालय होता ना, तो अगर वो न्याय सही नहीं करता तो फिर अंडर नीचे वाले न्यायालय के जो व्यक्ति है या जो दोषी है वो इस न्यायालय में अपील करते। अब नीचे तो यही न्यायालय, तो फिर ये अपील नहीं सुनता, ये तो प्रारंभिक केस लड़ता है। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं है, मतलब अपील नहीं सुन सकता। ठीक है, बस सीधा सीधा आप ये समझना है। अब इनमें किस प्रकार के विवाद आते हैं, तो दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे की सुनवाई होती है। ठीक है, दीवानी और फौजदारी। दीवानी का मतलब पैसे, चोरी, ये हो गया, जुर्माना वगैरह। दूसरा फौजदारी यानी डिशुम वाली, ठीक है, लड़ाई, मारपीट, झगड़े। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी आपको सीधा समझ में आ चुका होगा। अब मैं लास्टली यहाँ पर बता दूं कि कुछ मामले ऐसे हैं जो जिला न्यायालय के पास नहीं आकर अपीलीय न्यायालय में जा सकते हैं या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक जिले के अंदर विवाद हुआ जिसमें कानून से जुड़ा या संविधान से जुड़ा कोई मुद्दा आ गया, तो वो सीधा अपीलीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आपको समझाया जिला न्यायालय के बारे में, अमेरिका का सबसे निम्न स्तर का न्यायालय। अब बात करते हैं अपीलीय न्यायालय, मिटा देते हैं, चलो बढ़िया है। दूसरे टाइप का संघीय अपीलीय न्यायालय, ठीक है ना, अमेरिका का मध्यम स्तर न्यायालय, मध्यम स्तर, न सबसे नीचे वाला न्यायालय न सबसे ऊपर वाला, यानी मिडल कह सकते हैं। तो अब यहाँ की देखो बहुत अच्छी विशेषता है, पता है, ये एक मतलब कहता है ना, एक मतलब वो मारवाड़ का एक ठिकाना नहीं है, ये न्यायाधीश है ना, उसका एक ठिकाना नहीं है, स्थापित नहीं है, ये दौरा करते हुए न्यायालय करते हैं। कभी इस जिले में राज्य में गए, कभी इस जिले में राज्य में गए, वहां जाके न्याय करेंगे। तो ये क्या करते हैं, दौरा करते हैं। क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहां जाके कोई प्रॉब्लम है उसका समाधान करेंगे, यहाँ करेंगे, यानी घुमक्कड़। तो ये घुमक्कड़ टाइप के न्यायालय कहलाते हैं। तो नोट कर लीजिए, जिन जिला न्यायालय के ऊपर है ये अपीलीय न्यायालय होते हैं। इस न्यायालय के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करते हुए अपना कार्य किया जाता है।
समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों? मेरी बातें आपके समझ में आई कि नहीं? क्या कहा है यहाँ पर? दौरा करते हुए, यानी घूमकर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वहां जाके दौरा करते न्यायालय करके, इस कारण इसे दौरा करने वाले न्यायालय भी कहते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम हम क्या दें? दौरा करने वाले न्यायालय। ठीक है, जैसा काम वैसा नाम। ये जिला न्यायालय, नोट कर लीजिएगा, ये जिला न्यायालय और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के बीच की कड़ी का काम करते हैं। तो इस न्यायालय की कुल संख्या अमेरिका में 16 है। देखिए संख्या में बदलाव होता रहता है, इसलिए थोड़ा तो उसमें रहते हैं। यहाँ पर तो 11 है, एक और एक 11, ठीक है ना। यानी इस प्रकार के अमेरिका में कैसे दौरा करने वाले न्यायालय की संख्या अमेरिका में कितनी है? 11 है। ओके, और बात करें कि कोई अगर बड़ा विशेष क्षेत्र है तो वहां के लिए स्पेशली फिक्स एक न्यायालय रखा जाता है। तो यहाँ पर इसलिए एक ऐसा मैं जगह बता देता हूँ कि कोलंबिया के लिए अलग से एक न्यायालय होता है। तो ये नोट कर लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो 11 है ना, इन 11 को मैं समझाता हूं। एक कोलंबिया जिले के लिए, फिर एक हो गया ये, फिर 10 शेष 20 जिलों के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? इस प्रकार से हम कह शेष 20 जिले के हैं, या हम सही रहेगा प्रदेश, क्योंकि हमें प्रदेश का बात आ रही है। तो 20 प्रदेशों के लिए। इस प्रकार से अमेरिका के दौरा करने वाले न्यायालय समझ में आ गए। अब मैं आपको यहाँ पर आगे बता देता हूँ, तो नोट कर लेना कि संयुक्त राष्ट्र, यानी यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा की बात करें ना, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जिला न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। लेकिन जब काम ज्यादा हो गया ना, यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास काम ज्यादा आ गया और पहली दफा जो विवाद होते थे वो जिला न्यायालय में भी ज्यादा आ गए, तो सर्वोच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में बढ़ते कार्यभार की वजह से इसकी स्थापना की गई। तो नोट कर लेना, एवं जिला न्यायालयों के कार्यभार में बढ़ोतरी होने पर इस प्रकार के न्यायालय की स्थापना की गई। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों? इसकी स्थापना जरूरत के अकॉर्डिंग हुई। क्या हुई? जरूरत के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब नेक्स्ट नोट कर लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार को हल्का करता है, इसलिए इसको हम संघ यानी सर्वोच्च न्यायालय था ना, उसके सपोर्ट में, यानी इसको इसलिए तो नाम दिया है संघीय अपीलीय न्यायालय। ठीक है, आगे नोट कर लीजिए, संघीय अपीलीय न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तो जिला न्यायालय को प्राप्त होता है, ये तो अपील सुनता है। तो इसलिए नोट करना, इसी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, वरन ये केवल जिला न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनता है। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों? इसका काम यही होता है कि जिला न्यायालय के आए हुए विवाद या उसके खिलाफ जो अपील है उनकी सुनवाई करते हैं। ओके, और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 1925 में कांग्रेस ने इन्हें कई मामलों में अपील सुनने के विरुद्ध अंतिम न्यायालय का अधिकार दे दिया। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 1925 के बाद थोड़ा बदलाव हुआ कि कई मामलों में अपील सुनकर अंतिम निर्णय करने का अधिकार इन्हें ही दे दिया, परंतु सर्वोच्च न्यायालय को भी यह अधिकार है कि वह इस प्रकार के विवाद को अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है ना, तो 1925 के बाद इसे विशेष पावर दिया गया।
अपील के कुछ मामलों में इसे अंतिम शक्ति सौंपी गई, यानी अंतिम शक्ति, अंतिम पावर। लेकिन कहने का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो इनके पास से कुछ विवाद अपने पास मंगवा सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये अपील यहाँ पर सुनने का इसको अधिकार दे दिया। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो न्यायालय है ना, ये अंतर्राज्यीय व्यापार, संघीय सुधार परिषद, संघीय व्यापार परिषद, प्रदेश या निर्णयों का पुनरावलोकन करने या रद्द करने का भी अधिकार इन्हें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम कहेंगे इन्हें न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी शक्ति प्राप्त है। जैसे कि अंतर्राज्यीय व्यापार कमीशन के कानून बने हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार कमीशन, ठीक है ना। अंतर्राज्यीय व्यापार कमीशन से जुड़ा कोई कानून बनाया गया है, या मान लीजिए संघीय सुधार परिषद ने कोई कानून बनाया है। इसके अलावा संघीय सुधार परिषद ने कोई कानून बनाया है, या फिर संघीय व्यापार परिषद, संघीय व्यापार परिषद के कानूनों को रद्द कर सकती है। ओके, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यायालय है, और इसमें न्यायाधीशों की संख्या 3 से लेकर 9 होती है। कि भाई इस प्रकार के न्यायालयों में न्यायाधीश कितने होंगे? 3 से लेकर 9 न्यायाधीश हो सकते हैं। और अपीलीय न्यायालय को किसी भी न्यायालय के अंतर्गत न्याय सुनने का अधिकार होता है, और प्रत्येक न्यायाधीश की एक बेंच होती है जिसमें 2 न्यायाधीश होते हैं। और जिला न्यायालय, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से करता है। यहां पर लिखवा रहा हूं, जिला एवं संघीय अपीलीय न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अमेरिका का राष्ट्रपति, लेकिन सीनेट की परमिशन से, सीनेट की स्वीकृति से। ओके, तो ये स्पेशल यहां पर नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका की न्याय व्यवस्था के बारे में एक वीडियो और मिलेगा आपके, जिसमें इसका तीसरा पार्ट और न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति को पूरा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को बहुत ही मजेदार तरीके आपको बता दिया, नॉलेजेबल थी। तो प्लीज इस क्लास को शेयर करें, और पढ़ाई के लिए जरूरी है कि रिवीजन करें, तो नोट्स बना लीजिएगा और रिवीजन में काम आएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर।